राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अभी 5th चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जो है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखिए हमने अभी तक 2 पार्ट्स को कवर कर लिया है। ये हमारा 3rd लेक्चर होगा प्रियम्बल का। इससे पहले हमने ये देखा कि प्रियम्बल में प्रीलिम से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन को हमने देखा था। मेंस में हमने 1988 से 2023 तक के क्वेश्चंस को देखा कि मेंस में प्रियम्बल से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने प्रियम्बल्स को पढ़ा था और प्रियम्बल में हमने कुछ की टर्म्स को भी देखा था। हमने अभी तक 5 की टर्म्स को कवर कर लिया है, जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन 4 की टर्म्स को अब हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट की टर्म है हमारा वो है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। ये 3 टाइप का होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये जो आइडिया था ना जस्टिस का, इसको हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, वहां पर जस्टिस की बात की गई थी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों टाइप की। ठीक है, तो हमें ये पसंद आया और हमने अपने संविधान में, अपने प्रियम्बल में इन तीनों टाइप की जस्टिस की बात की है। ओके, नाउ अगर हमें जानना है कि हमारा प्रियम्बल जिस जस्टिस की गारंटी दे रहा है इंडिया के लोगों को, तो वो जरूरी क्यों है हमारे लिए, तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अन्याय कहाँ है, कहाँ पर इनजस्टिस हो रहा था। जब तक हम इस इनजस्टिस को नहीं समझेंगे, हमें जस्टिस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम कवर करते हैं। पहले हम सोशल इनजस्टिस को देखेंगे, फिर इकोनॉमिक, उसके बाद पॉलिटिकल। ओके, नाउ सोशल इनजस्टिस की अगर हम बात करें तो वो कुछ बेसिस पे किया जाता था। किस बेस पे? पहला तो कास्ट के बेसिस पे, दूसरा रिलीजन के बेस पे, तीसरा रेस के बेस पे, फिर जेंडर के बेस पे या सेक्स के बेस पे, उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, ये बेसिस हैं सोशल इनजस्टिस के। अब देखिए अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट के बेसिस पे जो इनजस्टिस हो रहा था सोसाइटी में, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की सोशल इनजस्टिस की, तो सोशल इनजस्टिस मतलब सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा हो, सोसाइटी में जो अन्याय हो रहा है। ओके, अब ये कास्ट के बेसिस पे कहाँ हो रहा था, तो पहला तो था एजुकेशनल लेवल पे, एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कैसे? देखिए पहले क्या होता था, अगर कोई लोअर कास्ट का पर्सन है तो वो सबके साथ नहीं बैठ सकता था, है ना, क्लास में उसको अलग बैठना पड़ता था। अगर आपको पता हो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, कौन नहीं जानता इनके बारे में, है ना, और इन्होंने क्या क्या नहीं झेला है, इनके बारे में अगर आपने सुना हो तो इनकी स्टोरी, तो इन्हें क्या किया जाता था, क्लास में इन्हें अलग बैठना पड़ता था, है ना, इन्हें अलाउ नहीं किया जाता था सबके साथ बैठने का। तो ये क्या था, ये सोशल इनजस्टिस ही तो था जो कास्ट के बेसिस पे किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन। एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होगा? देखिए कास्ट के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इक्वालिटी नहीं दी जाती है। कैसे? जो लोअर कास्ट के पर्सन होते हैं, जैसे SC हो गए, ST हो गए, इनको सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, और अगर मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी गई और ये जॉब पा भी गए तो इनको इक्वल पे नहीं दिया जाता था, है ना। आप काम बराबर कर रहे हो लेकिन आपको इक्वल पे नहीं दिया जा रहा है। ओके, और जॉब की भी अगर हम बात करें ना, तो कुछ जॉब्स इनकी डिसाइडेड होती थी। जैसे अगर हम बोले मैनुअल स्क्वेंजिंग की, है ना, ये देखिए ये गटर है, गटर को साफ करने का काम ये कोई भी अपर कास्ट का पर्सन कभी नहीं करता, है ना, अपर कास्ट के पर्सन से कभी नहीं करवाया जाता। ये करता कौन है? ये SC ST के लोग करते हैं, है ना, इस कास्ट के लोग करते हैं। तो इनको बोला जाता है कि ये लोअर कास्ट के पीपल हैं, ये काम करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन है ना। नेक्स्ट है आपका सेग्रीगेशन इन हाउसिंग। अब ये क्या है, देखिए आपने अगर कभी सुना हो कि विलेजेस में जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, उनकी एक अलग लोकेलिटी होती है, ठीक है। एक पुरवा, अगर आपने सुना हो, गाँव में पुरवा होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेन विलेज है, ये मेन विलेज यहाँ पर बसा हुआ है, तो इस से थोड़ी सी दूर जाके यहाँ पर लोअर कास्ट के लोग बसे होंगे, ये हल्का सा डिस्टेंस होगा, है ना। तो ये पुराने टाइम से चला आ रहा था। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, एक हाउसिंग में डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको सेग्रीगेट कर दिया गया है, उनको अलग थलग कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है एक्सेस टू रिसोर्सेस। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो ये सबको पता है कि SC ST ये लोअर कास्ट के लोगों को, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, इसमें इनके रिसोर्सेस को इक्वली एक्सेस करने का हक नहीं था, ठीक है। जैसे पानी की अगर हम बात करें तो पानी देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्राह्मण है और वो पानी भर रहा है ना, और कोई SC की लेडी है वो पहुँच गई, तो उनको वो अलाउ नहीं करते थे कि यहाँ आप पानी नहीं भर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पानी भरती है ना, ये इस स्पॉट से ये पानी ले रही हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन था। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन क्या है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेस रिप्रेजेंटेशन है इनका, है ना। MLAs नहीं है इनके, MPs नहीं है इनके, बहुत कम है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, अगर इस कास्ट के MLAs और MPs कम होंगे तो ये वो जो MLAs और MPs होंगे वो इनके फेवर में कम स्कीम्स लाएंगे ना। अगर इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, मान लीजिए बहुत सारे MPs हैं जो लोअर कास्ट से हैं, तो वो रिप्रेजेंट अच्छा करेंगे ना, वो अपने लिए तो स्कीम बनाएंगे और अच्छे स्कीम्स लेकर आएंगे ताकि उन लोगों को इक्वालिटी मिल सके, है ना। तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी इनका हुआ। ओके, सोशल एक्सक्लूजन की बात करें तो जो सोशल गैदरिंग्स होती थी, सोशल गैदरिंग्स में इनको अलाउ नहीं किया जाता था, है ना। और अगर अलाउ भी किया जा रहा है तो जो अनटचेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा थी कि उसमें इनको कहीं ना कहीं फील हो जाता था कि ये इन्फीरियर है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। वायलेंस की बात करें, वायलेंस एंड एट्रोसिटीज़ की बात करें तो केवल फिजिकल वायलेंस नहीं होता था, फिजिकल वायलेंस तो होता ही था, साथ ही साथ सेक्सुअल वायलेंस, है ना, जो महिलाएं थी उनके साथ जोर जबरदस्ती हुआ करती थी, ठीक है। मेंटल वायलेंस, कई टाइप का वायलेंस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी कास्ट के बेसिस पे लोगों को फेस करनी पड़ी। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, आपका है डिस्क्रिमिनेशन इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर टेम्पल में है, कोई जा रहा है, अगर SC ST पहुंच गए तो उनको एंट्री नहीं दी जा रही है कि आप एंटर ही नहीं कर सकते टेम्पल्स में। तो इतनी सारी कास्ट के बेसिस पे ये सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, है ना। तो जो संविधान बना रहे थे उनको ये लगा कि इतनी चीज़ें हैं और अगर हमने इन पर वर्क नहीं किया, अगर हमने सोशल जस्टिस की बात नहीं की तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती जाएंगी। इसको ख़त्म करना ज़रूरी था ना, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा अब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अभी भी हमारी सोसाइटी में हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और वो आई थिंक धीरे धीरे जाएंगी। शायद हम लोग ही उसे ख़त्म करें। हमें समझना होगा, हमें इन चीज़ों के बारे में जानना होगा और हमें थोड़ा सा अवेयर होना होगा, है ना। हमें अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, थिंकिंग इम्प्रूव करनी होगी, तभी हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि समाज हमसे बनता है और अगर हम चाहें ना तभी समाज अच्छा हो सकता है। समाज उस पेड़ की तरह है जिस पे बहुत सारे पत्ते हैं, है ना, और पत्तों का काम क्या है, पेड़ को जीवित रखना। तो अगर हम चाहें तो समाज बहुत अच्छा हो सकता है और अगर हम ना चाहें तो समाज बहुत बुरा भी हो सकता है, ठीक है। समाज में हमारा रोल क्या है, अगर हम अपने रोल को अच्छे से प्ले करेंगे तो समाज अपने आप खूबसूरत हो जाएगा, है ना, सोसाइटी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेस पे किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर हम बात करें एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन की, रिलीजन के बेसिस पे भी एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस तरह से कास्ट के बेसिस पे होता था, है ना। ये इस रिलीजन का पर्सन है, ये इस रिलीजन का है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन में, एडमिशन में भी दिक्कत होती है, ठीक है, या होती थी कह सकते हैं।
वायलेंस एंड हेट क्राइम्स, ये तो अभी भी देखने को मिलता है। बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी होगी कि माइनॉरिटीज़ को लेकर काफ़ी हेट क्राइम्स फैलता है ना। जैसे आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्ट है आपकी राइजिंग केसेस ऑफ हेट स्पीचेस एंड क्राइम्स इन इंडिया। अब ये सिचुएशन देख लीजिए 2014, 2015 और ये 2020, अब देख लीजिए ये बढ़ता ही जा रहा है हेट क्राइम्स। अच्छा, ये होता क्यों है? देखिए, होता इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो राजनीति है वो इसी से चलती है। राजनीति या तो धर्म के नाम पे चलेगी या तो कास्ट के नाम पे चलेगी, और हम लोग होते हैं मोहरा। समाज में जो लोग हैं वो मोहरा हैं, ठीक है। एक पर्सन को टारगेट करके दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाती है, ठीक है। मतलब एक पर्सन के कंधे पर बंदूक रखी जाएगी और दूसरे को ही मारा जाएगा। यहाँ पर होता क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए करती हैं और हम उसी में उलझ जाते हैं, है ना। जैसे जैसे इलेक्शंस आते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होने लगता है, SC ST मतलब कास्ट में डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो ऐसा उसी टाइम पे क्यों होता है, ये हमें समझना होगा ताकि हम किसी के लिए मोहरा ना बन सकें, ठीक है। ये हमें समझना होगा कि हमारे संविधान ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं और सब इक्वल हैं। सब एक ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, जो भी कह लो, सब एक ही के बच्चे हैं, है ना। और सबको एक जैसा रहना चाहिए, सबको अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हेट क्राइम्स और वायलेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस प्रोफाइलिंग को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखिए, रिलीजियस प्रोफाइलिंग का क्या मतलब है? ये फाइंड आउट कराना कि ये किस धर्म का है या ये पर्सन किस धर्म का है, रिलीजियस प्रोफाइलिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, एक छोटा क्राइम है, चोरी की, ठीक है। चोरी की वजह से उसको जेल में डाल दिया गया, और जब जेल में डाला जाएगा ना तो उससे उसका रिलीजन पूछा जाएगा, और जैसे ही अगर पता चल गया कि वो माइनॉरिटी है, ठीक है, तो जनरली ये अभी भी ये मेंटालिटी है कहीं ना कहीं, तो उस माइनॉरिटी के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। ये होता है, अभी भी होता है। और बुरा व्यवहार कहाँ, किस बेसिस पे? लीगल बेसिस पे या इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं, ठीक है। पुलिस वालों की बात कर लें, होता है, कस्टोडियल टॉर्चर होता है और माइनॉरिटीज़ का ज़्यादा होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को, ओके। और यही रीज़न है कि कस्टोडियल डेथ्स भी होती हैं माइनॉरिटीज़ की। आपने अगर न्यूज़ में कभी ध्यान दिया हो तो अगर किसी ने द हिंदू पढ़ा हो या कोई भी न्यूज़ पढ़ा हो, तो जब ये हो रहा था आपका मॉब लिंचिंग, है ना, लिंचिंग हो रही थी। लिंचिंग क्या हो रही थी? मैक्सिमम किस रिलीजन को लेकर हो रही थी, है ना, कोई, और होता क्या था, बस जस्ट एक अफवाह उड़ी कि बीफ जा रहा है एंड ऑल, उसके बाद भीड़ आ गई, इकट्ठी हो गई, उसने मार दिया, नहीं पता है कि क्या हो रहा है ना, भीड़ ने मार दिया उसकी, या फिर भीड़ ने कुछ किया, पुलिस लेकर गई, तो पुलिस पकड़ कर ले गई, तो पता चला कस्टडी में ही डेथ हो गई, जेल में ही डेथ हो गई, क्यों हुई नहीं पता, बस हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में है, ये पता सबको होता है बट कोई बोल नहीं सकता, है ना। ये न्यूज़ में भी सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, पता सबको रहता है, सब अभी भी होता है। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गिवन है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा वो? करेंगे तो लोग ही ना, समझेंगे तो हम ही ना। संविधान में लिख देने से तो कुछ नहीं हो जाता ना, लॉज बनाने से कुछ नहीं हो जाता, फॉलो तो हमें ही करना होगा। हमें समझना होगा ना कि संविधान में अगर ये लिखा है, जस्टिस लिखा है, तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए संविधान की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, रिलीजन से थोड़ा ऊपर उठ जाइए, कास्ट से आप ऊपर उठ जाइए, तभी पढ़ाई का कोई मतलब है, ठीक है। चलिए, डिस्क्रिमिनेशन इन हाउसिंग, रिलीजियस बेसिस पे हाउसिंग में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे? अगर आपको पता हो तो होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई माइनॉरिटी है और वो रेंट के लिए गया है किसी घर में, ठीक है, और वो जो हाउस है वो किसी मेजॉरिटी रिलीजन का है, ठीक है। मैं किसी धर्म का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, बाकी आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर होगा क्या, ये रेंट पे इनको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, है ना। सबसे पहले पूछा जाएगा, अच्छा किस रिलीजन के हो? अच्छा इस रिलीजन के हो तो हम रेंट पे नहीं देंगे, आप इस रिलीजन के पर्सन को हम रेंट पे नहीं रख सकते हैं, होता है ये, ठीक है। तो नहीं होना चाहिए। कल्चरल एंड मीडिया बायस, देखिए मीडिया क्या करती है, न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं, ये बढ़ चढ़कर ऐसी ही खबरें, ये इस रिलीजन के लोग यहाँ ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है,
उन्हीं चैनल्स, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं न्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे पब्लिक में गलत मैसेज जाता है, मतलब गलत तरह से उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, मीडिया के द्वारा पब्लिक में गलत मैसेज भेजना। इससे क्या होता है, इससे लोगों में नफरत पैदा होती है, ठीक है। तो मीडिया को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर है ना। और अगर मीडिया ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगी तो देश में रिलीजन और कास्ट के नाम पर हमेशा वायलेंस होता ही रहेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस एक्सप्रेशन, रिलीजन के नाम पर रिलीजियस एक्सप्रेशंस में भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, है ना। कि जैसे मान लीजिए कहीं पे रिलीजियस कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है, दंगे होने लगते हैं या कुछ होने लगता है। ये सिर्फ एक रिलीजन में नहीं होता है, कई सारे रिलीजन में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल एंड पब्लिक स्पेसेस, सोशल गैदरिंग से एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रिलीजन बेसिस पे होता है, ओके। तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहला तो है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, पता नहीं कितनी सारी बेटियां इन चीज़ों में शहीद हो जाती हैं, है ना। अच्छा, अभी ऐसा नहीं कि लॉज नहीं बने, बहुत सारे लॉज बने हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो लॉज हैं, आप जाइए पुलिस के पास। लेकिन सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये होता कई टाइप का है। एक तो है फिजिकल, जिसमें मारपीट की जा रही है। दूसरा है मेंटल, ठीक है। मेंटल में क्या होगा, इंसान को मेंटली परेशान किया जाएगा। जैसे दहेज में आप क्या लेकर आई हो, है ना, आपके पिता ने कितने गहने दिए हैं, है ना, आप इस घर में हो तो आपको यही काम करना है, आपको झाड़ू पोछा बर्तन ही करना है, आप अपना करियर आगे नहीं बढ़ा सकती, है ना, या आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको इतने घूंघट में रहना है, आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ये कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर ही है। इंसान की पूरी आज़ादी हर तरह से छीन लेना डोमेस्टिक वायलेंस ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ बहुत कम लोग पाते हैं, और जो समझता भी है तो वो लॉ का इस्तेमाल करता नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी, समाज आ जाता है बीच में। सोसाइटल नॉर्म्स हमारे ऐसे हैं कि लोग इज्जत के नाम से घबराते हैं कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया, हमारे साथ जो वायलेंस हो रहा है उसमें उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हमारे साथ हो रहा है। तो वो सोसाइटी को लेकर इतना डरे होते हैं लोग कि लोग आगे आते ही नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में भी जेंडर बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। पहले तो बहुत होता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, लड़कों को पढ़ाया जा रहा है। अब बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा अब एजुकेटेड हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अपनी बेटियों को भी बढ़ चढ़ कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ये चीज़ तो काफ़ी इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव राइट्स। इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट है बट वो नहीं चाह रही है बच्चा, ठीक है, तो उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो अबॉर्शन करा सकें। क्यों? क्योंकि जब तक उनके हस्बैंड या उनके इन लॉज ये परमिशन नहीं देंगे, वो खुद से ये डिसीजन नहीं ले सकती, है ना। इस बात पे कि उनको आगे क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, ये पूरा डिसीजन इन लॉज का होगा, उनका खुद का नहीं, चाहे भले ही ये उनकी बॉडी पे या उनके माइंड पे इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्ली मैरिजेस एंड फोर्स्ड मैरिजेस ये भी होती हैं जेंडर बेस पे। जैसे अर्ली मैरिजेस लड़कियों की या लड़कों के साथ भी होता है, ये छोटे में ही शादी कर देना, है ना, ये खैर अभी तो नहीं है, लेकिन फोर्स्ड मैरिजेस अभी भी हैं, ठीक है। या फिर और हम एक चीज़ देख सकते हैं कि मैरिज में डिफरेंस बहुत होता है एज में, लड़के और लड़की की एज में। जैसे मान लीजिए 10 साल का डिफरेंस हो गया, 15 साल का डिफरेंस हो गया, तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। और ये खुद से नहीं, मतलब मन से नहीं, ये थोपा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक नॉर्मल बात हो गई है। उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को या महिलाओं को बेच दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए जेंडर बेस पे, ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। कल्चरल एंड रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, अब ये क्या है, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है। हमारे कल्चर में ऐसे बात कर लेते हैं, मैरिड विमेन की बात कर लेते हैं। अगर हमारे कल्चर में बहुएं घूंघट में रहती हैं, हमारे कल्चर में लोग अपना करियर नहीं बनाते शादी के बाद, है ना, हमारे कल्चर में लोग बाहर नहीं निकलते, हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि शादी के बाद
खुलकर हंसना नहीं चाहिए, है ना। तो ये जितना भी ये जो होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो हिजाब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, कि इतना कवर करके रखना है, सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए, है ना, लड़कियों के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से लड़कियां समाज में पीछे रह जाती हैं, वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हर वक्त रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ सोच कर देखिए, मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक मिनट, चलिए, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक लड़की है, ओके। ओके, चलिए, ये एक लड़की है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ लोग हैं चारों तरफ। इनके हाथ में एक धागा है, ठीक है। इन्होंने फेंका इनके पास, इन्होंने इनके पास फेंका, 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 ये इनके पास गया, फिर यहाँ आया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो लोग हैं ना साइड में, ये सोसाइटी है, समाज, और ये जो धागा है जो सब एक से दूसरे के पास ट्रांसफर हो रहा है, ये हैं बातें, ठीक है। और बीच में कौन है? बीच में है एक फीमेल, उसको चाहे आप गर्ल कह लीजिए, चाहे आप वुमेन कह लीजिए। यहाँ पर समाज का एक पर्सन बोल रहा है कि अरे लड़की है, कितना पढ़ेगी, ये इनसे बोला इसने। ये क्या बोल रहे हैं? अरे लड़की है, ससुराल में झाड़ू पोछा बर्तन ही तो करना है। अरे लड़की है, बच्चा संभालना है इसको। अरे लड़की है, पति का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। अरे लड़की है, करियर बना के क्या करेगी। तो ये इतनी सारी बातों में इसको देखिए आप, ये कहीं दिख रही है? ये बिल्कुल उस तरह से लिपट जाएगी जैसे ऊन होता है ना, ऊन का गोला, उसमें बीच में हम कुछ लगा देते हैं ना, कुछ ऐसे लकड़ी का पीस या कुछ भी लगा देते हैं, उसके चारों तरफ हम ऊन को लपेट देते हैं, वूल को लपेट देते हैं, है ना, और हम एक गोला तैयार करते हैं। बीच में वो चीज़ कहाँ पे है उसका पता तक नहीं चलता। यहाँ पर यही होता है इस फीमेल के साथ, इस फीमेल का पता तक नहीं चलेगा। और सोचिए, ये इसके बाद आप इससे क्या उम्मीद करेंगे, ये अपने जीवन में क्या कर पाएगी और ये कंट्री को क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये खैर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या जानते हैं इस बारे में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, इक्वली सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेशियल और प्लेस ऑफ बर्थ। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, देखिए क्या होता है, ये ब्लैक्स हैं, है ना, ये वाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जनरली आपने देखा होगा जो रिसेप्शन होता है किसी ऑफिस का, रिसेप्शन पे लड़कियों को ही क्यों रखा जाता है, लड़कों को क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वो ऑफिस का फ्रंट प्लेस है ना, और वहाँ पे क्या होता है, ब्यूटी दिखनी चाहिए, ये थिंकिंग होती है लोगों की, है ना। तो वहाँ पर लड़की होनी चाहिए, है ना, लड़की रहेगी तो सुंदर दिखेगी, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, है ना। अगर कोचिंग सेंटर्स हैं तो एडमिशन ज़्यादा आएंगे। तो ये मेंटालिटी है, ये डिस्क्रिमिनेशन है कहीं पे। ये गोरा है ना, ये काला है, तो इसको यहाँ रखो, इसको ऐसे रखो, ये सजावट का सामान है, नहीं है ना सजावट का सामान, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो प्लेस ऑफ बर्थ में जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। इनको क्या बोला जाता है, द अदर इंडियन, या पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं हम इनको ये फील ही नहीं होता कि वो भी भारतीय हैं या वो भारत के लोग नहीं हैं। जिस तरह से हमारी सिटीजनशिप इंडियन है, उस तरह से उनकी भी सिटीजनशिप इंडियन है, लेकिन उन्हें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अन्याय है। अब हमने बात कर ली इनजस्टिस की,
है ना। और हर बेसिस पे देख लिया हमने सोसाइटी में किस तरह का इनजस्टिस हो रहा है। अब हम जानेंगे जस्टिस के बारे में कि हमें क्या करना है। तो जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय हम कैसे करेंगे, इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को हम हटाएंगे कैसे। तो न्याय तभी होगा जब कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तभी तो न्याय मिलेगा, क्योंकि अन्याय तो तभी हो रहा है ना जब डिस्क्रिमिनेट किया जाए, है ना। चलिए, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, और अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो, सबको इक्वल देख रहे हो, तो क्या प्रिविलेजेस दे सकते हो आप किसी को? मतलब आप किसी को प्रिविलेज नहीं दे रहे हो, किसी को स्पेशल थोड़ी ना ट्रीट कर रहे हो। आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। ठीक है, आप कम को अगर कम नहीं देख रहे हो तो ज्यादा वाले को आप ज्यादा भी ना देखो, आप बराबर देखो। ठीक है, तो किसी को प्रिविलेज नहीं देना है। अब देखिए और क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है किसमें, SC, ST, OBCs एंड विमेन के कंडीशंस में। क्यों? अब देखिए, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये तो प्रिविलेजेस देना हुआ, नहीं, ये प्रिविलेज देना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी सिचुएशन शुरुआत से ही खराब हुई है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सिचुएशन को सही करें। ठीक है, विमेन के साथ जो अभी तक इनजस्टिस होता आया है, SC, ST, OBCs के साथ जो अभी तक इनजस्टिस होता आया है, उसको सही करना पड़ेगा। जो पास्ट में हमने गलतियां की उनको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, रिमूविंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड इंश्योरिंग दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल सोशल स्टैंडिंग। जो सोशल इनइक्वालिटीज थी, जो सोसाइटी में उनको इनइक्वालिटीज झेलनी पड़ी, असमानता झेलनी पड़ी, उसे हमें रिमूव करना होगा। चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हो, चाहे वो रेस के बेसिस पे हो, चाहे वो कलर के बेसिस पे। ठीक है, और हमें ये इंश्योर करना होगा कि सारे लोग इक्वली स्टैंड कर सकें, इक्वल सोशल स्टैंडिंग हो सबकी। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर हम इसकी बात करें कि कंडीशन को हम क्यों इम्प्रूव करें, जैसे हम करते हैं ना, रिजर्वेशन के थ्रू करते हैं, है ना। विमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है, SC, STs को रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि हम इक्वालिटी ला सकें, है ना। अब जैसे यहाँ पर है, ये बच्चा है, ये छोटा है, ये मैच नहीं देख सकता, और हमने इक्वल टेबल्स दे रखी है इसको, तो क्या ये सही है? नहीं सही है ना। अब ये पर्सन बड़े हैं, तो इनकी टेबल लेके आप इनको दे दीजिए ना। अब ये बेचारा बच्चा भी, अब देखिए, अब ये बराबर आ गया, है ना। तो इसको कहते हैं सोशल जस्टिस, इसको कहते हैं इक्वालिटी। ये सबको हमने एक एक टेबल दे दी, ये देखे बिना कि किसको रिक्वायरमेंट कितनी, बट इसको कहते हैं जस्टिस, न्याय करना। रिक्वायरमेंट इसको ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये छोटा बच्चा है। ठीक है, चलिए, तो सोशल जस्टिस के हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है? मिड डे मील स्कीम में जैसे जो गरीब बच्चे हैं, अगर वो पढ़ने जाते हैं तो उनको दोपहर का खाना मिलता है, मील मिलता है। इससे क्या होता है, ऐसे गरीब तबके के लोग जो सही से अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला सकते, न्यूट्रिशंस नहीं दे सकते, तो उनको हमने क्या किया, उनको हमने मील प्रोवाइड किया, उनको गवर्नमेंट ने मील प्रोवाइड किया, और उसमें कोशिश करते हैं कि थोड़ा कुछ न्यूट्रिशियस दिया जा सके, है ना। मिल्क मिलता है, उसमें एग मिलता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, फ्रूट्स रहते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि करप्शन इस लेवल पे है कि लोग अगर 5 लीटर दूध आ रहा है तो उसमें से 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 4 खा जाते हैं, है ना। और उसमें क्या करेंगे, 4 लीटर पानी मिला देंगे। ठीक है, तो बच्चों के नाम पर भी ये करते हैं, यार उनको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा, बट लोग ये करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स आते हैं तो वो बच्चों तक पहुंचते नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी अपने गांव के स्कूल में विजिट करके देखिएगा कि वहाँ क्या क्या होता है। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है रिजर्वेशन पॉलिसीज। रिजर्वेशन की हमने बात की ही कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस में विमेन हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन ज़रूरी है, ताकि हम उन्हें जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। सोसाइटी में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कास्ट के नाम पे, तो उसको हमारे संविधान ने ख़त्म किया है। ठीक है, चलिए, ओके। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, एक रिपोर्ट है दैट विमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन वर्कफोर्स लो ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से विमेन का पार्टिसिपेशन इंडियन वर्कफोर्स में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इनजस्टिस किया जा रहा है ना विमेन के साथ, जेंडर बेसिस पे। ठीक है,
अब यहाँ पर एक रिपोर्ट और है ऑक्सफैम की ये देख लीजिए। इंडियन विमेन, दलित्स, आदिवासीज, मुस्लिम्स फेस डिस्क्रिमिनेशन इन अर्निंग्स एंड जॉब्स। तो ये क्या हुआ? इकोनॉमिक इनजस्टिस। केयर गिविंग वर्क फॉर विमेन या हाउसवाइफ एक नाम सुना होगा आपने, है ना? हाउसवाइफ क्या होती है? हर तरह का वर्क करती हैं वो। केयर गिविंग वर्क, चाहे वो बच्चा संभालना हो, चाहे वो घर के काम हो, ठीक है, चाहे वो खुद की जॉब संभालना हो, चाहे वो कुकिंग करना हो, बट इसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता, है ना? और इस वर्क को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया जाता, है ना? बहुत बार कई सारे केसेस ऐसे आते हैं, डिवोर्स केसेस या कुछ भी, कैसे भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, जनरली ये सारे इश्यूज उठाए जाते हैं। क्या होता है, हाउसवाइफ है, बहुत सारे काम कर रही है, बट हस्बैंड क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम करती क्या हो? ठीक है, घर पर कोई उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, घर पर सब उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या उसके वर्क में, चाहे वो बच्चे की देखरेख करना हो, चाहे उसका जॉब का वर्क हो, ठीक है, ऑफिस वर्क हो, उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये केयर गिविंग वर्क, इसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, ठीक है, कोई पे नहीं है, बट इग्नोरेंस भी पूरी तरह से की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट है अर्बन रूरल डिवाइड। अब ये क्या है, देखिए, जो रूरल एरियाज हैं और जो अर्बन एरियाज हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। रूरल एरियाज में लोगों को, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे सैनिटेशन हो या एजुकेशन हो, उस तरह से ये नहीं मिल पाता है जिस तरह से अर्बन पीपल्स को मिल पाता है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में उतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, अर्बन एरियाज में होते हैं। एजुकेशन की बात करें तो कॉलेजेस सारे अर्बन एरियाज में होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनजस्टिस है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं कि वो खुद आगे बढ़ पाएँ, वो अच्छी जॉब ले पाएँ, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा, है ना। माइग्रेशन की वजह से काफ़ी, जैसे कोई गरीब तबके का इंसान है, कोई परिवार है, गरीब परिवार है, उसे यहाँ कोचिंग्स नहीं मिल रही हैं। जैसे यूपीएससी की कोचिंग्स आप ले लीजिए, आप गांव में कोचिंग्स नहीं है तो वो कहाँ भागेगा, वो दिल्ली जाएगा, है ना। और दिल्ली जाएगा तो जहाँ जो काम उसका 20,000 में हो सकता था, वो कितने में होगा, वो 2 लाख में होगा। और इसके लिए वो पर्सन क्या करेगा, वो लोन लेगा, है ना, कर्ज में डूब गया, ठीक है। और वो लोन तब उतर सकता है जब ये बंदा यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए, अगर नहीं हुआ तो वो पूरी फैमिली डूब जाती, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं, ये अर्बन रूरल जो डिवाइड है, ये भी काफ़ी इकोनॉमिक इनजस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें माइग्रेशन की, माइग्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का पर्सन है और वो महाराष्ट्र गया, ठीक है, तो वहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर उसे लो वेजेस में जॉब करनी पड़ेगी, है ना। पेमेंट उसे बहुत कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसे जॉब करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट है, वो उसी चीज़ के लिए आया ही यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक इनजस्टिस देखने को मिलता है। अब ये तो रही बात इकोनॉमिक इनजस्टिस की, तो हम जस्टिस कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, इकोनॉमिकली हम जस्टिस कैसे दे सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, फेयर चांस देना चाहिए टू एक्वायर वेल्थ एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सबको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अक्वायर कर सकें, वो वेल्थ को अक्वायर कर सकें, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, है ना। कोई पुअर है ना, कोई रिच है, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट मत करो, ठीक है। इसको भी अपॉर्चुनिटी दो, इसको भी अपॉर्चुनिटी दो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई पर्सन आईआईटी में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, कंपटीशन निकालिए, आप जाइए वहां पर, ठीक है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। सारी चीजें वही हैं, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ही है यही है कि प्रॉपर्टी, इनकम, वेल्थ, इसमें जस्टिस प्रोवाइड करिए। और आप जस्टिस कैसे देंगे, इक्वालिटीज प्रोवाइड करके ना, इक्वालिटी होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसमें इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें इक्वालिटी हो, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे है मनरेगा एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है, इसको रूरल हाउस होल्ड्स को। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है,
उससे क्या होगा, जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो केवल खेती में लगे होते हैं, और वो भी ऐसी खेती जिसमें जो सीजन आने पर पूरा कोई तरह से ठप हो जाती है ना। कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब उनको कोई काम नहीं मिलता, तो उस टाइम पर उन्हें सोचना होता है कि वो अपना जीवन कैसे यापन करेंगे। तो उनके लिए मनरेगा एक वरदान था। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस लॉज में क्या किया गया, ये डिसाइड कर दिया गया कि इतना पर्टिकुलर वेजेस के नीचे आप नहीं जा सकते। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए 15,000 है, 15,000 से नीचे आप किसी को नहीं पे करोगे, वो भले किसी भी स्टेट से आया हो, कहीं से भी माइग्रेट करके आया हो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिकली उसको जस्टिस प्रोवाइड की जा रही है उस पर्सन को। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स सबको पता होगा क्या होता था। पहले जमींदारी सिस्टम चलता था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, उसके बाद क्या हुआ, अब जमींदारों के पास, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 500 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2000 एकड़ जमीन है, और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। तो क्या किया जाएगा, लैंड रिफॉर्म लाया गया। लैंड रिफॉर्म में क्या किया गया, इन सब की जमीन ले ली गई, है ना, गवर्नमेंट ने ले ली और क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जाओ जिसके पास नहीं है उसको भी दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये इकोनॉमिक जस्टिस हुआ। लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग में क्या होता है, एक लिमिट से ज्यादा आप जमीन नहीं ले सकते, सीलिंग लगा दी जाती है। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस किया जा रहा है। आपने अगर एक चीज सुनी हो, गांव में इस्तेमाल किया जाता है चकबंदी। चकबंदी में क्या होता है, जो लोगों के खेत होते हैं ना, फील्ड्स होते हैं, उनको नापा जाता है टाइम टू टाइम, और उसमें से कुछ साल बाद होता है ये, मतलब हर साल नहीं होता है, उसमें से कुछ पार्ट अलग निकाल दिया जाता है और वो गांव के किसी गरीब को दे दिया जाता है, किसी पुअर पीपल को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये इकोनॉमिक जस्टिस किया जा रहा है कि जिसके पास नहीं है हमने उसको थोड़ी सी लैंड दे दी हर कुछ साल के बाद। ठीक है, ये अब हमने देखा सोशल जस्टिस और हमने देखा इकोनॉमिक जस्टिस, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके ओके, अब हमने दो टाइप की जस्टिस को देख लिया, एक था सोशल जस्टिस और दूसरा था इकोनॉमिक जस्टिस। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटिकल जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि इंडिया के हर सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। ठीक है, इक्वल एक्सेस मिले टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस दिया जाए गवर्नमेंट मेकिंग में। अब ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। इक्वल पॉलिटिकल राइट देना, ऐसा क्या मतलब है, वोट करना, है ना, वोट करने में इक्वालिटी होनी चाहिए। 18+ में कोई भी पर्सन हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसे वोटिंग राइट मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एंड केवल वोट करने का अधिकार नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने का भी अधिकार दिया जाता है पॉलिटिकल जस्टिस में। कैसे, जैसे मान लीजिए एमएलए की पोस्ट है, ठीक है, या एमपी की पोस्ट है, तो इंडिया का कोई भी पर्सन एमएलए या एमपी बन सकता है, वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ये मैटर नहीं करता है। ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो इन पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तभी तो पॉलिटिकल जस्टिस हम कह सकते हैं ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये सारे राइट्स हमें दिए जाएं। ओके, इक्वल वॉइस होना चाहिए गवर्नमेंट में। अगर गवर्नमेंट कोई रूल लेकर आ रही है, मान लीजिए पार्लियामेंट कोई रूल लेकर आ रही है और वो सही नहीं है, जैसे आपने देखा था फार्मर्स लॉज आए थे। ठीक है, फार्मर्स लॉज जो आए थे उसमें क्या हुआ था, वो लोगों को पसंद नहीं आए, है ना, तो फार्मर्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों के पास ये राइट है कि वो अपनी वॉइसेस को रेज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, पॉलिटिकल जस्टिस डेमोक्रेसी में ही मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम और एग्जांपल्स को देख लें, इसमें से कुछ एग्जांपल्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। इसमें पहला है जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज। हमने देखा ना कि 18+ के जितने भी पर्सन हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ये पॉलिटिकल जस्टिस हुआ। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है लॉ मेकिंग में या गवर्नमेंट में, उनको रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरह से, रिजर्वेशन के थ्रू। ठीक है, सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, किसमें, पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जस्टिस ही प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, है ना। ऐसे लोग जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जो पिछड़े हुए हैं, तो उनको क्या किया जा रहा है, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की जा रही हैं, ये पॉलिटिकल जस्टिस है।
ठीक है। विमेन को के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा रहा है पंचायत में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या करता है, 1/3 सीट्स को रिजर्व करता है पंचायत में विमेन के लिए, है ना। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, है ना। जो लोकल गवर्नेंस है, जो लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस चल रहा है उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका जस्टिस। हमने तीनों टाइप की जस्टिस को देख लिया, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिबर्टी। चलिए, तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि फ्रीडम दी जा रही है? संविधान जो है हमारा, प्रियम्बल जो है वो ये इंश्योर करता है कि पीपल ऑफ इंडिया को लिबर्टी मिल सके, उन्हें फ्रीडम मिल सके। अब लिबर्टी का मतलब है रिस्ट्रेंट्स का एब्सेंस। सोसाइटी में अगर लोगों को कंट्रोल ना किया जाए, रिस्ट्रेन ना किया जाए, ठीक है, तो मतलब है कि हम उन्हें लिबर्टी प्रोवाइड करें। लेकिन इसके साथ साथ हमें उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। केवल रिस्ट्रेंट्स का एब्सेंस लिबर्टी नहीं होता है, इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि लड़कियां शादी करके घर जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बहुओं को पढ़ाई के लिए या उनके करियर के लिए रोक टोक नहीं लगाई जाती, ठीक है। तो शादी के टाइम पे जैसे बोलते हैं कि मुझे कोई इशू नहीं है अगर मेरी बहू जॉब कर रही है या अपने करियर में आगे बढ़ रही है, तो उसके पास ये राइट है, वो बढ़ सकती है, मैं रोक टोक नहीं करूँगी, ठीक है। या उनके घर वाले बोलते हैं कि ये रोक टोक नहीं की जाएगी, चलिए ठीक है, लड़की खुश हो गई। लेकिन जब वो ससुराल गई तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी आ गई कि वो चाह कर भी अपना करियर नहीं देख पा रही है। एक तो बच्चा, ठीक है, दूसरा हाउस होल्ड वर्क्स, तीसरा अगर उसे जॉब भी देखना है ना, चौथा केयर गिविंग वर्क्स, माँ बाप की सेवा, प्लस हस्बैंड की देख रेख, ठीक है, हस्बैंड का ख्याल रखना। अब इतनी सारी जिम्मेदारियों में अगर उसे जरा सा भी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या कभी वो अपना करियर बना पाएगी? नहीं बना पाएगी ना, उसे सपोर्ट की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्ट्रेंट्स तो नहीं है, एब्सेंट है, रिस्ट्रेंट्स का एब्सेंस है। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे उसे, अगर आप उसे सपोर्ट नहीं देंगे, सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, पीछे से सपोर्ट नहीं होगा, तो क्या वो कभी अपना करियर बना सकती है? नहीं, कभी नहीं बना पाएगी। और यही रीजन होता है हजारों नहीं लाखों बेटियां जिनकी शादी हो जाती है, उसके बाद वो अपना करियर उनका खत्म हो जाता है। कहते हैं 7 फेरों में उनका करियर दफन हो जाता है। उन 7 फेरों में जो अग्नि होती है ना, वहाँ पर वो अपनी डिग्री और अपना करियर झोंक कर जाती हैं आगे। बहुत सारी मैंने देखी है महिलाएं, बहुत लोगों से मैंने बात भी की है कि क्या रीज़न क्या होता है कि आप आगे अपना करियर, आप कितना भी आप पढ़ी लिखी हैं लेकिन आप अपना करियर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। रीज़न होता है बच्चे, रीज़न होता है घर की जिम्मेदारी, ठीक है। बहुत सारे घर वाले ऐसे भी होते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है, मतलब मुझे क्या, अब ये है ही फ्रीडम का मतलब ही है ना, आप अगर किसी को फ्रीडम दे रहे हो तो आप रिस्ट्रेंट्स को आप नहीं रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप उसे अपॉर्चुनिटीज भी दो, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ प्रियम्बल में बात की गई है 5 टाइप्स की लिबर्टी की। कौन कौन सी? पहला, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की फ्रीडम, हम जैसा चाहें वैसे सोच सकते हैं। एक्सप्रेस करने की फ्रीडम, हम जैसे चाहे वैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, रोने का मन है तो रो सकते हैं, हंसने का मन है तो हंस सकते हैं। बिलीफ, हम जैसा चाहे अपना बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं। फेथ, हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं। एंड वर्शिप, हम जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं। अगर हमारा मन है कि हम मेडिटेट करके गॉड से अपने रिलेशन बनाएंगे तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर कोई अगरबत्ती लगाकर और घंटी बजाकर पूजा करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है, सबको फ्रीडम है, ठीक है। चलिए, नाउ अब एक डेमोक्रेसी में, कि एक डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर सके, क्या उसके लिए फ्रीडम का होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि पावर किसके हाथ में है? पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में, जनता के हाथ में है। और जनता के हाथ में पावर का क्या मतलब है? किसी व्यक्ति के पास पावर तो तभी आएगा ना जब उसके हाथ में पहले फ्रीडम होगी, है ना। बिना फ्रीडम के पावर का कोई मतलब बनता है? नहीं। तो इसलिए एक डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर सके, इसके लिए लिबर्टी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट एक चीज़ और,
लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आपका जो मना है वो करो, बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अभी नई नई गन लेकर आया है ना, उसने परचेज की और उसका मूड बना कि पड़ोसी को मैं उड़ा दूंगा, है ना, बेचारा पड़ोसी उसके घर गया और बोला आज तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास फ्रीडम तब तक है जब तक दूसरे की फ्रीडम ना छिन जाए। आप वहां पर गन लेकर गए और उसके ऊपर आपने तान दी तो उसकी भी फ्रीडम को आप खत्म कर रहे हो ना, ठीक है। तो आपकी लिबर्टी वहीं तक आपकी है जहां दूसरे की लिबर्टी सेफ रहे। जैसे ही दूसरे की लिबर्टी आप खत्म करोगे, आपकी लिबर्टी वहीं से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, नहीं। आपको आपकी लिबर्टी इंजॉय करनी है, लेकिन विद इन द लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशंस में रहकर। और वो लिमिटेशन कौन लगाएगा? वो लगाएगा स्टेट, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ भी वही चीज है, दैट लिबर्टी नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड कहने का मतलब है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात कर लें हम, ठीक है। तो ये रिस्ट्रेंट्स होते हैं कि आप लिबर्टी वहीं तक आपके पास लिबर्टी है जहां पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। पब्लिक ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपके पास फ्रीडम नहीं है। अब ये ना हो कि लाखों की भीड़ है, उसके बीच में जाओ और आप चिल्लाने लगो, अरे बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। तब तो लोग भागेंगे, है ना, स्टैम्पीड हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, लोग मारे जाएंगे, तो वहां पर आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको वो नहीं करना है। इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे असर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रेंट्स भी होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। ये रीजनेबल है और ये लगाता कौन है? स्टेट लगाता है, ठीक है, या लॉ के थ्रू आता है। चलिए, नाउ जो आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, वो लिया कहाँ से गया? ये हमारे प्रियम्बल में है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। हमने एक चीज़ देखी थी कि जो जस्टिस की हमने बात की थी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जस्टिस लिया गया था आपका रशियन रिवॉल्यूशन से, लेकिन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था? वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था, ओके। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, ओके। चलिए, अभी हमने बात कर ली लिबर्टी की, अब हम बात करेंगे इक्वालिटी की। इक्वालिटी का मतलब है समानता, सबको एक नजरिए से देखना, सबको एक तरह से देखना। अब ये कैसे? इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ, कानून के आगे सबको एक जैसा मानना इक्वालिटी कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, इन्होंने क्या किया था? इंदिरा गांधी जी की गाड़ी लगी थी नो पार्किंग जोन में, ठीक है। और वहां पर जब गाड़ी लगी और उस टाइम पे ये थोड़ा उस एरिया में ड्यूटी पे थी, तो उन्होंने क्या किया था? ये गाड़ी को हटवा दिया था, यहाँ से उठवा लिया था, है ना। बाद में बहुत बवाल हो गया कि पीएम की गाड़ी थी, ऐसा कैसे कर दिया। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हमारा संविधान ये बताता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के आगे सारे लोग एक जैसे हैं, है ना। लॉ के आगे सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, प्रिविलेजेस नहीं होंगी, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा कि ये पीएम है तो इनके साथ अलग ट्रीटमेंट हो, ये नॉर्मल जनता है तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट हो, नहीं। नो पार्किंग जोन है तो नो पार्किंग जोन है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब तो यही हुआ ना, ओके। नाउ इसके साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी देनी है। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि इक्वालिटी हो या लिबर्टी हो, लोगों को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी ही देनी है, ठीक है। अब प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल में है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। दो टाइप की इक्वालिटी की बात की जा रही है, पहला तो स्टेटस और दूसरा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। स्टेटस लोगों का इक्वल रहे, है ना। जैसे सोसाइटी किस तरह से बटी हुई है, ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है ना। तो सब इक्वल स्टेटस सबका मेंटेन रह सकता है। अगर आप चाहो तो आप उस स्टेटस पे पहुंच सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी भी इक्वल दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो इंडिया है वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है ना। नॉर्थ में अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, साउथ में अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इक्वालिटी है,
ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, हर टाइप का इंसान, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि हमारे संविधान में जो इक्वालिटी वर्ड यूज किया गया है उसका कोई मतलब है। ओके, नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी कई तरह से गिवन है, कई सारे आर्टिकल्स गिवन है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। इक्वालिटी 3 टाइप की है। पहली तो सिविक इक्वालिटी, दूसरा पॉलिटिकल इक्वालिटी और तीसरा इकोनॉमिक इक्वालिटी। इन तीनों टाइप की इक्वालिटी को मेंशन किया गया है हमारे संविधान में। सिविक इक्वालिटी का मतलब है सोशल इक्वालिटी, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में इसको मेंशन किया गया है। पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर है। हमने अभी एग्जाम्पल देखा इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, केवल इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। हमारा संविधान ये प्रोहिबिट करता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। अब ये इस आर्टिकल में और बहुत कुछ है, तो ये हम फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे। इसी में रिजर्वेशन भी आता है, क्योंकि हमने बात की इक्वल अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए, इसके लिए हम रिजर्वेशन सिस्टम भी लेकर आते हैं, वो एक अलग इशू है। खैर 16 में भी इसी की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ओके। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। आर्टिकल 17 बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, छुआछूत को खत्म करना। हमें ये फंडामेंटल राइट गिवन है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अबॉलिश कर दी गई है आर्टिकल 17 के अंदर। आर्टिकल 18 बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की। पहले टाइटल्स हुआ करते थे ना, महाराजाधिराज, है ना, महाराज, ठीक है, या पता नहीं सम्राट या एम्परर, बहुत सारे ऐसे टाइटल्स होते थे, तो वो टाइटल्स खत्म हो गए। अब कोई अपने आगे महाराजाधिराज लेके नहीं घूमेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बात करें इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी का मतलब ये है कि ये अलग अलग टाइटल्स को कोई वजूद नहीं है अब, ठीक है। चलिए पॉलिटिकल इक्वालिटी को हम देख लेते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है आर्टिकल 325 में गिवन है। इसमें क्या बोला है, दैट नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या है, वोटर लिस्ट। कोई भी पर्सन वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए इनएलिजिबल नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, है ना। कोई पर्सन पर्टिकुलर रिलीजन का है, पर्टिकुलर रेस से है, पर्टिकुलर कास्ट का है या उस जेंडर से है, तो इस बेसिस पे हम उसको, उसका नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने से मना नहीं कर सकते, है ना, कि ये फीमेल है, इसको वोटर लिस्ट में नाम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? हमें इक्वालिटी मिली है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिली है अंडर आर्टिकल 325, ठीक है। तो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ओके। आर्टिकल 326 बोलता है दैट इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। हमने ऑलरेडी बताया कि 18+ के जितने भी पीपल्स हैं उनको वोटिंग राइट दिया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, जो स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन जिससे पीएम चुना जाता है, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन जिससे सीएम चुने जाते हैं, तो इन दोनों के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 18+ अबव, जितने 18+ के एज के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, चाहे वो किसी भी सेक्स के हो, जेंडर के हो, प्लेस हो, कोई भी कुछ भी हो, ठीक है। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, 18+ हो बस, ठीक है। अडल्ट सफरेज है यहाँ पे, ओके। नाउ इकोनॉमिक इक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्टिकल 39 में गिवन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है दैट इट सिक्योर्स टू मेन एंड वीमेन इक्वल राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। दो चीजें हैं यहाँ पर। पहला कि चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो, दोनों को ये राइट है कि वो अपना लाइवलीहुड कमा सकें, ओके। दूसरा ये है कि मेन और विमेन दोनों को ये राइट है कि इक्वल वर्क के लिए उनको इक्वल पे मिले, है ना। ऐसा नहीं है कि सेम काम ये भी कर रहे हैं, सेम काम ये भी कर रहे हैं, इनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, इनको कम मिल रहा है, नहीं, इक्वल पे देना है, ओके। तो ये आर्टिकल 39 इंश्योर करता है अंडर डीपीएसपी, ओके। चलिए, तो ये था आपका इक्वालिटी। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वो है फ्रेटर्निटी। इसको देख लेते हैं।
फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी को हिंदी में बोलते हैं बंधुता, भाईचारा। अब ये कैसे मेंटेन रहेगा? बंधुता का मतलब है अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, है ना, ब्रदरहुड की फीलिंग, बंधुता की फीलिंग, भाईचारे की फीलिंग। अब जो हमारे संविधान में सिंगल सिटीजनशिप की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करता है ना कि भाईचारा बना रहे, ब्रदरहुड मेंटेन रहे। कैसे? चाहे कोई भी पर्सन यूपी का है, नॉर्थ ईस्ट में किसी भी कंट्री का, सॉरी स्टेट का है, मणिपुर का है या मेघालय का है या महाराष्ट्र का है या फिर साउथ में केरला का है, वो सारे कौन हैं? वो सारे हैं इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो हमारा संविधान बताता है कि आप भले डाइवर्स है कंट्री हमारी, लेकिन फिर भी यूनिटी है। ठीक है, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है यहाँ पर, ब्रदरहुड की बात कर रहा है। ओके, नाउ आर्टिकल 51 जो है, 51A ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसकी बात की गई है फ्रेटर्निटी की। कैसे बोला गया है? दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities। अब यहाँ पर बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटी में कि हर सिटीजन की, हर नागरिक की ये ड्यूटी बनती है, इंडिया के हर नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो हार्मनी को प्रमोट करें, वो कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करें लोगों में। ठीक है, और ये जो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज हैं इनको इग्नोर करके, है ना। रिलीजियस क्या है? कहीं कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का है, इस चीज को आप इग्नोर करिए। हार्मनी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, डजंट मैटर, किसी भी रीजन का हो पर्सन या कोई किसी भी सेक्शन का हो, ये मैटर नहीं करना चाहिए। आपके अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल में क्या है? फ्रेटर्निटी दो टाइप से इंश्योर की गई है। पहला, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, मतलब ये है कि देखिए फ्रेटर्निटी कब अश्योर होगी? फ्रेटर्निटी हैज टू अश्योर टू थिंग्स, दो तरह की चीजों को अश्योर करता है। अब सोच कर देखिए, एक सोसाइटी है, वहां पर फ्रेटर्निटी है, वहां पर ब्रदरहुड है, बहुत ज्यादा मिलजुल कर लोग रहते हैं। जब मिलजुल कर लोग रहेंगे तो डिग्निटी भी तो मेंटेन रहेगी ना लोगों की। ये इनका सम्मान करेंगे, ये इनका सम्मान करेंगे ना, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। कोई किसी की डिग्निटी पे आंच नहीं आने देगा। ऐसा नहीं कि ये उठ के चले और इनको गाली दे दिए, ये इनको गाली दे दिए, है ना। हर व्यक्ति इंडिविजुअली सम्मानजनक है और दूसरे एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो सोसाइटी में ये चीजें मेंटेन रहेंगी। प्लस अगर ये मेंटेन रहा तो इंडिया में यूनिटी और इंटीग्रिटी तो मेंटेन ही रहेगी, है ना, क्योंकि समाज अगर अच्छा है, समाज में बंधुता है, समाज में डिग्निटी मेंटेन है सबकी, तो यूनिटी तो मेंटेन होनी ही है। ऐसे नेशन में यूनिटी बनी रहेगी, है ना, और ऐसे नेशन में इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी, अखंडता बनी रहेगी, वो कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे ये है, बहुत सारे टाइप के लोग हैं, तो इसमें क्या बोला जा रहा है? दैट वी आर ऑल वन बट डिफरेंट, डिफरेंट बट द सेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे इंडिया में क्या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये इंडियन बनाते हैं। ठीक है, भारतीय। चलिए अब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का क्या मतलब है? अगर इसकी हम मीनिंग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो केवल मटेरियल बेटरमेंट की बात नहीं कर रहा है। वो ये बात नहीं कर रहा है कि इंसान के पास पैसा हो, है ना, खाने को अच्छा हो, ये मटेरियल बेटरमेंट हुआ। बट इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी भी बात कर रहा है कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए कंट्री में कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसकी जो पर्सनालिटी है वो सैक्रेड रहे। ठीक है, कोई पर्सन है, अगर वो एक टीचर है तो उसको समाज में सम्मान मिले। ठीक है, तो उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो मेंटेन रहे, उस पर कोई आँच ना आए। हमारा संविधान डिग्निटी के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि केवल मटेरियल बेटरमेंट की यहाँ बात नहीं हो रही कि वो पैसे से आगे हो गया या उसके पास गाड़ी है, बंगला है, नहीं, उसके पास रेस्पेक्ट भी है। ठीक है, चलिए नाउ आर्टिकल 51A के बारे में उसमें फंडामेंटल ड्यूटी में एक चीज दी हुई है। डिग्निटी को अगर हम बात करें, दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब जो इंडियन सिटीजन हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को छोड़ दें, रिनाउंस कर दें जो डेरोगेटरी हैं, किसके लिए?
विमेन की डिग्निटी के लिए, जो विमेन के लिए अपमानजनक है, ऐसी प्रैक्टिसेस को छोड़ देना चाहिए हर इंडिविजुअल को। आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती होंगी, जैसे किसी कोई लड़की है उसके साथ छेड़छाड़ हो गई, ठीक है, या फिर रेप हो गया किसी का, तो ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं होनी चाहिए। ये हर पर्सन की ड्यूटी बनती है कि महिलाएं सेफ रहें, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर हम संविधान को पूरी तरह से फॉलो करें तो इंडिया बहुत बेटर हो सकता है, क्योंकि संविधान में है ही ऐसे प्रोविजंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 51A में एक ड्यूटी और दी गई है, दैट टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास ये लोगों को की ये ड्यूटी बनती है कि वो इंडिया की सोवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करें, बनाए रखें। और वो कैसे होगा? जब लोगों की डिग्निटी मेंटेन होगी, लोगों के बीच में भाईचारा होगा, तभी तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहेगी, ठीक है। चलिए नाउ इंटीग्रिटी यहाँ पे जो टर्म है ना, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। ये पहले नहीं था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब प्रियम्बल में ये वर्ड नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। पहला तो था सोशलिस्ट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, दूसरा था सेकुलर और तीसरा था इंटीग्रिटी, ठीक है, SSI, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया। नाउ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दैट बोथ द साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जहां पर नेशनल इंटीग्रेशन की बात की जा रही है, लेकिन किस टाइप के नेशनल इंटीग्रेशन की? अगर ये इंडिया है, मैप बहुत अच्छा शायद ना बन पाए, तो कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर ये इंडिया है तो इंडिया में इसकी जो टेरिटरी है, बाउंड्री है, ये तो इंटीग्रेट रहे ही, इस पर कोई कब्जा ना कर पाए। लेकिन इसके साथ साथ हम टेरिटोरियल बाउंड्रीज की तो बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम साइकोलॉजिकल डायमेंशंस की भी बात कर रहे हैं कि जो इसके अंदर के जो लोग हैं, इनके मन में एक दूसरे के लिए भाईचारा होना चाहिए, ये अपने मन से एक दूसरे से अलग ना हो, ठीक है। ये मन से एक दूसरे को अपना भाई माने, अब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। तभी तो हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल डायमेंशन की बात करें। नेशनल इंटीग्रेशन तभी होगा ना, नेशनल इंटीग्रेशन केवल टेरिटोरियल डायमेंशंस में नहीं होता है। जैसे एक परिवार की बात करें तो ठीक है, आप एक घर में रह रहे हो, है ना, लेकिन अंदर लड़ाइयाँ कर रहे हो, एक दूसरे के लिए नफरत है, तो वो यूनिटी नहीं बची ना, वहाँ पे यूनिटी तो खत्म हो गई ना। आप भले एक बाउंड्री, एक घर में रह रहे हो, आप बाहर के लोगों के देखने के हिसाब से चलो आप एक परिवार हो, लेकिन क्या सच में आप एक परिवार हो? आप नहीं हो। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ से फैमिली हुआ? ठीक है, तो यही है, इंडिया एक फैमिली की तरह है। और अगर अंदर रहने वाला हर रिलीजन का पर्सन, हर कास्ट का पर्सन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखता है, तभी तो इंडिया यूनाइटेड रहेगा, तभी तो इंडिया में इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, अखंडता रहेगी, ठीक है। मतलब आप टेरिटोरियल वे में भी ना टूटें और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में भी ना टूटें, एक दूसरे के लिए इज्जत भी रहे, ठीक है। चलिए नाउ आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बात करता है? वो बात करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स की, वो फेडरेशन की बात नहीं करता। इंडिया जो है बोला जाता है कि इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब ये कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं, इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, तो वो जो स्टेट्स हैं उनका यूनियन है इंडिया। मतलब ये है कि ये स्टेट्स कभी भी इंडिया से अलग नहीं हो सकते, इनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, या हम बोल सकते हैं इनके पास ये राइट नहीं है कि वो अलग हो सकें, ठीक है। इंडियन स्टेट्स वहाँ से अलग नहीं हो सकते, मतलब वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। इंडियन यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, अखंड है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। नाउ इट एम्स टू ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सेसेशनिज्म एंड सो ऑन। अब यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का इस्तेमाल क्यों किया गया है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब ही है कि इंडिया में जो टेंडेंसीज होती रहती हैं आए दिन, उनसे बचा जा सके। क्या रहता है? कम्युनलिज्म, जब देखो तब कम्युनल दंगे होते रहते हैं, है ना, यहाँ ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सब
ना हो, इसके लिए ये बात की गई है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की, कि ताकि लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि हमारा इंडिया यूनाइट रहना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, रीजनलिज्म ना हो, एक ये नॉर्थ ईस्ट के बंदे हैं, ये साउथ का है, ये नॉर्थ का है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप इंडियन हैं, आप बाद में नॉर्थ ईस्ट के हैं, आप बाद में यूपी के हैं, साउथ के हैं, आप बाद में नॉर्थ के हैं। ठीक है, कास्टिज्म ना हो, है ना, ये ब्राह्मण है, ये एससी हैं, ये एसटी हैं, ये ओबीसी हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, आप इंडियन हैं, बाद में आप कास्टिज्म पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और ध्यान ना ही दीजिए तो बेटर है। लिंग्विज्म मैटर नहीं करना चाहिए, अरे इनको तो हिंदी नहीं आती, है ना, ये उर्दू बोलते हैं, ये हिंदी बोलते हैं, ये मलयालम बोलते हैं, तो कौन किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है, ये बैरियर नहीं होना चाहिए इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए। ठीक है, ओके, सेसेशनिज्म नहीं होना जी। अब ये क्या है, मतलब एक टेंडेंसी होती है ना कि इंडिया में कि हमें जैसे इंडिया है तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे स्टेट इधर के होते हैं, जैसे मान ली मणिपुर है, उसको क्या चाहिए, हमें एक नया कंट्री चाहिए ना, वो बोलते रहते हैं कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए। इधर यहाँ पे इधर ये खालिस्तान की बात करते रहते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए। तो ये सारी जो सेशनिस्ट टेंडेंसी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आप इंडियंस हैं, आप इंडिया में प्यार से रहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलग कंट्री चाहिए, है ना। जम्मू में उधर पाकिस्तान वाला जो सॉरी जो कश्मीर वाला एरिया, उसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में मिलना है या हमें अलग से देश बनाना है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया एक कंट्री है और हर पर्सन की यहाँ पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर फ्रेटर्निटी को मेंटेन रखे, यूनिटी को मेंटेन रखे, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखे। हमारे संविधान ने ये हमें ड्यूटी दे रखी है और ये लोगों के पास ये होना भी चाहिए, लोगों को ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके लिए कि यहाँ पर इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को मेंटेन रखा जाए। ठीक है, इंडिया जो है वो अखंड रहे, हर रिलीजन यहाँ पर एक दूसरे को टॉलरेट करे, हर कास्ट यहाँ पर एक दूसरे को टॉलरेट करे। ठीक है, चलिए ओके आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके चलिए, थैंक यू।